हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर एक सीरीज चल रही है और जिस सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेरिवेशंस और डिफिनेशंस करते हुए चल रहे हैं। बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने पिछले वाले चैप्टर्स का रिवीजन आपने नहीं देखा है तो भैया डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर रिवीजन प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 1 घंटे में पूरे एक चैप्टर का हमने रिवीजन करवाया है। बहुत अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ सारे के सारे वीडियोस आने वाले देखते रहेंगे, अभी हमने सारे के सारे वीडियोस चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक के वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। 1 घंटे में एक चैप्टर का पूरा रिवीजन मैंने आपको करवाया है। 1 घंटे बस खर्च करिए, पूरे चैप्टर का रिवीजन करिए, आराम से आप कर पाएंगे। बहुत कम समय है, लेकिन इस कम समय को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इसका लाभ उठाना है, मैं आपको बताता हूं। इसलिए आपको क्या करना है, बस अगर आपको पूरी फिजिक्स का रिवीजन करना है और आपके पास 8 से 10 घंटे हैं तो आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, वो भी हमारे वीडियोस देख करके। मैंने बताया 1 घंटे का हमारा करीब एक वीडियो है और जिसमें एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। और आप अपने घर में हैं तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके देखेंगे तो 14-15 वीडियोस जो आपके होंगे वो आप 10 या 11 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 14 को लेकर के आए हैं। चैप्टर नंबर 14 आपके एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन चैप्टर नंबर 14 बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में करने वाले हैं भैया। चैप्टर नंबर 9 को भी हमने 2 पार्ट में किया था और चैप्टर नंबर 14 को भी 2 पार्ट में करेंगे। आज हम लोग एक पार्ट रख रहे हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। कल अगले दिन भी आपको एक इसका दूसरा पार्ट मिलेगा। गले में खराश आ रही है तो दूसरा पार्ट मिलेगा, उसको आप पढ़ लेना, आपका पूरा तैयार हो जाएगा ये चैप्टर। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताते हुए चल ही रहा हूं। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 14 का रिवीजन करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। भैया कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मैंने यहां पर बताया है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या करनी है हम लोगों को। इसके बाद में अर्धचालकों के प्रकार हम लोग समझेंगे, फील करेंगे, टेंशन ना लेना। इसके बाद में पीएन संधि, डायोड एवं अवक्षय परत के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर अग्र अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ बना करके दिखाना है, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ क्या होता है देखेंगे। फिर प्रकाश उत्सर्जक सेल जिसे एलईडी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स जो बच जाएंगे, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, फोटो डायोड हो गया और इसके बाद में लॉजिक गेट्स हो गए। इनको हम लोग अगले वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन हाँ ये लेक्चर कम से कम 1 घंटे का होने वाला है। चलो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपका जो पहला टॉपिक है वो है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या करनी है। ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे भैया अचालक क्या होते हैं। अचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है और अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता जो चालकों से होती है वो थोड़ी सी कम होती है और अर्धचालकों से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे चालक अर्धचालक कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ। लेकिन हम लोगों को ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या अगर करनी है तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप ऊर्जा बैंड आप समझें कि आखिर होते कौन कौन से हैं। ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा बैंड 2 प्रकार के होते हैं। मैं देखो पॉइंट वाली बातें बताऊंगा जो जरूरत है। अब मैं बताऊंगा नहीं, ऊर्जा बैंड थ्योरी आपको बताने यहां पर नहीं बैठूंगा। आपको जो जरूरी है मैं वो आपको बताने वाला हूं भैया। यहां पर मैं ऊर्जा के लेवल्स होते हैं और ऊर्जा के लेवल्स को ही ऊर्जा बैंड कहते हैं। मैं यहां पर इस तरह से एक लेवल बनाता हूं, ठीक है, और ऊपर साइड में एक यहां पर हमने लेवल बनाया। ठीक है, ये 2 ऊर्जा के लेवल हैं। ये लेवल वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंयोजी बंध बनाए होते हैं। उस समय जो इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को संयोजी बैंड द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस बैंड को क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड बोलते हैं भाई।
क्या बोलते हैं? संयोजी बंड बोलते हैं। लेकिन जब इन इलेक्ट्रॉनों को, जो अभी संयोजी बंड बनाए हुए हैं, ठीक है, तो अगर इन इलेक्ट्रॉनों को हम किसी तरह से ऊर्जा दे दें या फिर इनको रूम टेम्परेचर पर लेकर के आए, तो होता क्या है, ये सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। और जैसे ही संयोजी बंध टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसके पास ऊर्जा कुछ अधिक होती है, और उस समय जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है, उनकी ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए एक दूसरा बैंड है जिसे हम कहते हैं चालन बैंड। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा बहुत कम समय में। संयोजी बैंड है, चालन बैंड है। संयोजी बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन है? जो संयोजी बैंड बनाए हुए हैं। चालन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन है? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और याद रखना, वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है पदार्थ में। ठीक है, इसका मतलब है अगर चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब है उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब धारा प्रवाहित कम होगी। इसमें अधिक मतलब पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, धारा आसानी से प्रवाहित होगी। ठीक है, अच्छा यहां पर ध्यान से देखना, ये है चालन बैंड, सॉरी ये है चालन बैंड, ये है संयोजी बैंड। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में कुछ ऊर्जा का अंतर होता है, इसे बोलते हैं निषिद्ध ऊर्जा अंतर। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप, इंग्लिश में बोलते हैं निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसे शॉर्ट में लिखते हैं ईजी से। तो ये है ईजी आपकी निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, मतलब संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है इसे हम बोलते हैं निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। मतलब अगर किसी, यहां पर अगर हम कहते हैं कि निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में है और उसे चालन बैंड में ले जाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी। और याद रखना कि जितना अधिक गैप होगा, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है हमारा, ईजी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अचालक होता चला जाएगा, क्योंकि इतनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और हो सकता है हम उतनी ज्यादा एनर्जी ना दे पाए तो फिर वो चालन बैंड में जाएंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में जाएंगे नहीं तो इसका मतलब है उसमें धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर ज्यादा है तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि उसमें धारा कम प्रवाहित होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी उतनी ही। फॉरबिडन एनर्जी गैप जितना कम होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही अधिक हो जाएगी। बात क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं चालक पदार्थ कौन से हैं। चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है, मतलब संयोजी बैंड तथा चालन बैंड की ऊर्जा का जो अंतर है वो नगण्य होता है, लगभग 0 होता है। मैंने क्या बताया? चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का मान लगभग नगण्य होता है, या हम कह सकते हैं 1 से काफी कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी कम होता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ चालक कहे जाते हैं। तो चालक क्या है? ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर अगर आपको चालक की परिभाषा देनी पड़े तो बोलेंगे ऐसे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच में निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का मान बहुत कम, अर्थात लगभग नगण्य या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत कम होता है, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। इसी प्रकार अचालक की परिभाषा देनी पड़े तो अचालक क्या होंगे? अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच में निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का मान बहुत अधिक, अर्थात हम कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है, तो वो क्या कहलाते हैं भैया? वो कहलाते हैं अचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और बस इसी के आधार पर आपको अर्धचालक की परिभाषा देनी है कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता संयोजी, मतलब जिनके संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच में निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का मान 1 या 2 या 3 से कम होता है, 1 और 3 के बीच में अगर है, ठीक है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का मान, तो वे क्या कहलाते हैं? वो भाई हमारे अर्धचालक कहलाते हैं। अब मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूं, चालक पदार्थ क्या है?
चालक पदार्थ वो है जिनके लिए निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का वैल्यू 1 से कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बहुत कम होता है। ठीक है। अर्धचालक पदार्थ क्या है? अचालक पदार्थ बता देते हैं। ठीक है। अचालक पदार्थ क्या है? अचालक पदार्थ वे हैं जिनका निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का जो मान है वो भैया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। ठीक है। और अगर हम अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक क्या होते हैं? तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका निषिद्ध ऊर्जा अंतराल का मान अधिक होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, लेकिन कम होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, 3 से कम हो, तो ऐसे अर्धचालक ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। बात क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए और आराम से परिभाषा दे देंगे। मेरे ख्याल से पहला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया भैया लाइक कर दो। मैं आपसे कहता हूं भैया सपोर्ट करना है, आप सपोर्ट करिए हमें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगर हमारे साथ रहेंगे, परीक्षा तक लगे रहेंगे, हमारे साथ जितनी भी क्लासेस आती हैं उनको पढ़ते रहेंगे, आप एग्जाम फोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला टॉपिक लेते हैं और अगला टॉपिक हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात फिर कहेंगे, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो भैया लाइक करके जाइए, क्योंकि हम आपके लिए करते हैं बहुत अधिक मेहनत। रात के 10 बजे आपको हम वीडियो शूट कर रहे हैं, यहां पर समझ लो आपके लिए। तबीयत खराब होती है फिर भी हम शूट करते हैं, बस आप लोगों के लिए। और इसलिए हम कहते हैं भाई लाइक कर दो। लाइक करने में कुछ जाता नहीं है यार, बस हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। आप कुछ लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम एनर्जी के साथ में आपके सामने आते रहते हैं डेली। चलो अपना दूसरा टॉपिक कवर करते हैं। अगला टॉपिक जो है अर्धचालकों के प्रकार की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम ही था अर्धचालक एवं युक्तियां। तो सबसे पहले अर्धचालक हम लोग जान चुके। अब अर्धचालकों के प्रकार की अगर हम बात करें तो मैं शॉर्ट में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। ठीक है भैया, अगर मैं अर्धचालक की बात शॉर्टकट में सब मैं बताने वाला हूं, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि रिवीजन करना है भाई। ठीक है। अर्धचालक, और अगर ध्यान से समझोगे तो सब कुछ समझ में आने वाला है भाई। अर्धचालक भैया, पेन भी थोड़ा बदल लेते हैं यार। ठीक है। अर्धचालक भाई 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है निज अर्धचालक। क्या होता है? निज अर्धचालक। ठीक है। और एक होता है बाह्य अर्धचालक। क्या होता है? बाह्य अर्धचालक। यार निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, ये 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। निज अर्धचालक क्या है? निज अर्धचालक जो प्रकृति में मूल रूप में जिस तरह से पाए जाते हैं उसी तरह से अगर उन पदार्थों को रखा जाए तो वो निज अर्धचालक कहलाते हैं। और निज अर्धचालक के जो आपके एग्जाम्पल होंगे वो होंगे जैसे प्योर सिलिकॉन या फिर प्योर जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम अगर आपके पास है तो उन तत्वों को हम कहते हैं ये निज अर्धचालक है। ठीक है। अब बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जो निज अर्धचालकों में कोई अपद्रव्य मिला दे, और अपद्रव्य मिलाने के बाद में जो अर्धचालक बनता है उसे हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब जरा समझना, मैंने क्या बताया, जैसे सिलिकॉन था, सिलिकॉन अब अगर ये शुद्ध था तो ये निज अर्धचालक है। अब सिलिकॉन में हमने क्या कर दिया, कोई दूसरा भी तत्व थोड़ा सा मिला दिया, और जैसे ही दूसरा तत्व आप मिलाओगे तो अब ये अर्धचालक तो है लेकिन अब ये शुद्ध अर्धचालक नहीं रहा, उसे हम बोलेंगे बाह्य अर्धचालक। बात क्लियर है? बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं बाह्य अर्धचालक के, तो जरा बात कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहले हम आपके लिए बात करते हैं। सबसे पहले एक अर्धचालक होता है जिसे हम बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। क्या बोलते हैं? पी टाइप अर्धचालक। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। अब जरा समझिए यार, पी टाइप अर्धचालक क्या है? पी टाइप अर्धचालक क्या है? ऐसे अर्धचालक जिनमें मतलब शुद्ध अर्धचालक जैसे हैं, शुद्ध अर्धचालक में अगर
3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाया जाए। क्या किया जाए? 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाया जाए, ठीक है, तो बनने वाला जो अर्धचालक होगा वो पी टाइप अर्धचालक होगा। और अगर ऐसा कोई अर्धचालक है जिसके शुद्ध अर्धचालक में क्या किया गया है? अपद्रव्य तो मिलाया गया है, लेकिन 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाया जाए, तो वो पी एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा। अब जरा समझना कंडीशन इनमें दोनों में क्या होती है। यार यहां पर मान लिया कोई यहां पर मान लिया कोई सिलिकॉन था, शुद्ध अर्धचालक था। यहां पर जैसे ले लेते हैं, यार ये शुद्ध अर्धचालक है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है और सिलिकॉन के क्रिस्टल में ये इसके परमाणु हैं। सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, सभी के 5 में सभी की संयोजकता, इन दोनों की संयोजकता 4 होती है। मतलब इन सभी परमाणुओं के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ इनके पास में, ठीक है। इस तरह से मैंने इनके इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिया और ये एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से सहसंयोजी बंध बनाए हुए होते हैं। ये देखिए मैंने आपको दिखाया है इस तरह से, ऐसे ये सामने वाले के साथ, इधर बगल वाले के साथ, ये इधर बगल वाले के साथ, इस तरह से सहसंयोजी बंध बनाए होंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है भैया। ये फूल जैसा आपको दिख रहा है, एक्चुअल में फूल नहीं है, ये समझो। ये शुद्ध अर्धचालक है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल मान लो या फिर जर्मेनियम का क्रिस्टल मान लो, सभी के पास में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनकी संयोजकता 4 है। ये 4 इलेक्ट्रॉन अन्य 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में एक दूसरे के साथ में सहसंयोजी बंध बनाए हुए हैं। और भैया सहसंयोजी बंध बनाए हुए हैं तो इसका मतलब ये अभी कहाँ है, जरा बताइए। अभी ये कहाँ है? तो ये है अभी संयोजी बंध में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध तोड़ेगा, मुक्त हो जाएगा, तब वो चालन बंध में जाएगा, तब उसमें धारा प्रवाहित होगी। भैया रूम टेम्परेचर, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप मतलब 27 डिग्री सेल्सियस जिसे हम लोग कहते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पर होता क्या है कि इस सिलिकॉन या जर्मेनियम, जो शुद्ध सिलिकॉन है या फिर शुद्ध जर्मेनियम है, इसमें करोड़ों की संख्या, करोड़ों नाभिकों में से कोई एक नाभिक या कोई एक सहसंयोजी बंध टूटता है। करोड़ों संयोजी बंधों में से कोई एक सहसंयोजी बंध टूटता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। उसका इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर जाएगा तो वहां पर एक जगह खाली बच जाती है, जिसे हम एक खाली स्थान कहते हैं, और इस खाली स्थान को कोटर कहते हैं। जरा समझो यार, यहां एक सहसंयोजी बंध टूटा, कब? रूम टेम्परेचर पर इसको जब ले गए। अगर इसको 0 केल्विन टेम्परेचर पर रखोगे सिलिकॉन या जर्मेनियम को, तो ये शुद्ध अचालक की भांति व्यवहार करेगा, शुद्ध अचालक, शुद्ध प्रतिरोधक की भांति व्यवहार करेगा। जैसा अचालक होता है वैसा ही ये काम करेगा। कब? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। लेकिन जैसे ही इसे आप रूम टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो क्या होगा? इसमें से कुछ सहसंयोजी बंध टूटेंगे, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। ये मान लिया इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और उसके स्थान पर एक जगह खाली रह जाएगी। इस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं भाई कोटर। जरा समझो, इंग्लिश में बोलते हैं होल, ठीक है, इसे कोटर कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है इसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पूरी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना भैया, ठीक है। कोटर और इलेक्ट्रॉन ये बहुत कम संख्या में होते हैं। अगर 27 डिग्री सेल्सियस पर काम करोगे, मतलब इसको ले जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन तो मुक्त होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो कोटर भी बनते हैं। तो इसके भीतर कोटर भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं, लेकिन ये कोटर और इलेक्ट्रॉन इतनी कम संख्या में हैं कि ये अच्छी तरह से धारा को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर कोटरों की संख्या को बढ़ाने के लिए हमें बाह्य अर्धचालक बनाने पड़ते हैं। मतलब शुद्ध अर्धचालक को लिया और उसमें कोई अपद्रव्य मिलाया। अपद्रव्य 2 प्रकार के मिलाएंगे। 4 संयोजकता वाला खुद ही ये तत्व होता है, इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4। अब हम या तो 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे इसमें, या तो 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे, ठीक है। 4 संयोजकता वाला तत्व मिलाने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूं। अगर आप 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं तो भैया वो पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा। अगर आप 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा।
कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लिया, अगेन मैं यहां पर आपको समझा के दिखा देता हूं। जैसे यहां पर मान लिया ये अभी सिलिकॉन या जर्मेनियम का टुकड़ा था, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया ये सिलिकॉन या जर्मेनियम था, ठीक है। इन सबके पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। इन सबके पास में क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। अपद्रव्य भैया बहुत कम मिलाया जाता है, इतना याद रखना। अपद्रव्य की मात्रा इतनी कम मिलाई जाती है, बहुत कम मिलाया जाता है, ठीक है। ये अभी सहसंयोजी बंध बनाए हुए थे एक दूसरे से, ये इधर ये इधर, इनके साथ में ये, इनके साथ में ये, इनके साथ में ये, इनके साथ में ये, इनके साथ में, 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 ये इधर बगल में बनाएगा, ये इधर बगल में, ये इधर बगल में, इस तरह से ये सहसंयोजी बंध बनाए हुए थे। बेहद ध्यान से समझना यार, मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना बस, ठीक है। अभी ये है, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करने वाले हैं, यहां पर थोड़ा सा अपद्रव्य मिलाया 3 संयोजकता वाला। और भैया जैसे ही आप 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे, जरा समझना, 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे तो जो तत्व मिलाया है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, केवल 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन है और बहुत कम मात्रा में मिलाया जाता है, तो कम मात्रा में मिलाने का मतलब यह है कि ज्यादातर जो भी अपद्रव्य हमने मिलाया बहुत कम मात्रा में मिलाया है। इसका मतलब अपद्रव्य का जो भी परमाणु होगा चारों तरफ से वो अर्धचालक से ही घिरा होगा। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन से ही, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम से ही। मान लिया कोई अपद्रव्य का पदार्थ है और जिसके पास 3 संयोजकता है, यहां पर 3 है, तो इसके पास एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो भैया इसने इसके साथ संयोजी बंध बना लिया, इसके साथ बना लिया, इसने इसके साथ बना लिया, एक स्थान यहां पर खाली रह जाएगा क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो हमने 3 संयोजकता वाला तो मिलाया है और यहां पर स्थान बच गया खाली। ये जो खाली स्थान है ये क्या बनाएगा, कोटर। और याद रखना वैद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है अर्धचालकों में, तो याद रखना कोटर के द्वारा भी प्रवाहित होती है और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भी प्रवाहित होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तब भी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी और कोटर है तब भी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, दोनों के कारण धारा प्रवाहित होती है अर्धचालकों में। तो इसका मतलब है यहां पर एक कोटर बन गया, ठीक है। तो पहले से जितने कोटर होंगे उससे ज्यादा संख्या में कोटर हो जाएंगे, क्योंकि अपद्रव्य आप मिलाओगे तो एक ही कण तो मिलाओगे नहीं। मान लिया इतना 10 ग्राम या 1 ग्राम भी अपद्रव्य मिलाओगे तो 1 ग्राम परमाणु में अगर आप कोई भी 3 संयोजकता वाला तत्व लोगे तो 1 ग्राम अपद्रव्य जब मिलाओगे तो 1 ग्राम अपद्रव्य में भी करोड़ों की संख्या में परमाणु होंगे। तो करोड़ों की संख्या में ऐसे हर एक परमाणु कोटर बनाएगा तो करोड़ों की संख्या में कोटरों की संख्या बढ़ जाएगी और इसमें अब वैद्युत धारा इससे अधिक आसानी से प्रवाहित हो पाएगी। बात क्लियर है। इसी प्रकार अब जरा समझना, अगर मैंने 3 संयोजकता वाला तत्व ना मिलाया होता, 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाया होता, तो यहां पर क्या होता, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होता। भैया यहां पर 5, 1 2 3 4 तो सहसंयोजी बंध बना लेते, 1 इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा बचता जो संयोजी बंध नहीं बनाता और ये भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता। ये क्या बन जाता, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता ना। तो इसका मतलब है अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गया और अब हम देख रहे हैं कि इसने मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर दिया है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब क्या हो गया बताओ जरा। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो इसका मतलब अब भी उसमें धारा तेज प्रवाहित होगी, पहले से ज्यादा प्रवाहित हो पाएगी। सिंपल बात है। तो अपद्रव्य मिलाया क्यों जाता है, क्योंकि उसकी चालकता बढ़ जाए, धारा आसानी से प्रवाहित हो पाए। अब जरा समझो यहां पर यार एक बात, जब हमने 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाया तब बना पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप मतलब क्यों इसे कहा गया, क्योंकि इसमें कोटर मुक्त हुआ था, कोटर मिला था हमें, और जब कोटर मिलता है तो कोटर पॉजिटिव कण हम मान करके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसे हम पी बोल देते हैं, पॉजिटिव का पी। पी टाइप अर्धचालक बन जाता है और पी टाइप अर्धचालकों में अधिक कौन हो जाते हैं, कोटरों की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन तो जितने पहले थे इसमें जैसे पहले थे थोड़े बहुत मुक्त हुए होंगे उतने तो होंगे ही। तो इसका मतलब पी टाइप अर्धचालक में भैया इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं। ध्यान से देखना, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की हम बात बता रहे हैं। बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, सॉरी कोटर होते हैं, किसमें, पी टाइप अर्धचालक में। और अल्पसंख्यक वाहक कौन होते हैं, तो इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्पसंख्यक वाहक। ठीक है, अगर आप एन टाइप अर्धचालक की बात करोगे तो बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। और इसमें अल्पसंख्यक कौन होते हैं? तो अल्पसंख्यक होते हैं कोटर। ठीक है, तो एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक कोटर होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक कोटर होते हैं, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। पी टाइप अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाना पड़ेगा, 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाओगे तो एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा। और अगर शुद्ध अर्धचालक में आप 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाओगे तो पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर, अल्पसंख्यक है इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक है कोटर। बात क्लियर है? ये आपको अच्छे से देख लेना है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आगे बढ़ता हूं और अगले टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है आपने ये बात अच्छे से समझ ली होगी। ठीक है, मिटाते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आज का अगला टॉपिक जो है, देखो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं, और अगर आपको समझ में आ रहा है भैया, सीख रहे हो, तो एक काम करना है आपको। क्या करना है भैया? लाइक कर देना है, शेयर कर देना है भाई। यार वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करके बनाते हैं, और आप लोग जो शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो मज़ा नहीं आता भाई। मोटिवेशन आप लोगों से ही मुझे आता है। तो आप लोग जब कमेंट करते हैं ना अच्छे अच्छे, तो मज़ा आता है पढ़ने में, और फिर लगता है चलो चल के पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों का, शेयर करना ज़रूरी होता है, और लाइक करना जरूरी होता है। क्योंकि जब हम लाइक्स देखते हैं, हमारे वीडियो पर इतने लाइक आ रहे हैं, तो यार अच्छा लगता है। ठीक है, हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे मेहनत का फल क्या है? आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के कमेंट्स। ठीक है, हाँ, इतने देख ही रहोगे कि हमारा चैनल इतना मतलब ग्रो नहीं कर पा रहा है, जिससे हमारी अर्निंग अच्छी खासी हो चुके। तो अर्निंग तो लगभग ना के बराबर हो रही है। ठीक है, तो मतलब फिर हम क्यों पढ़ा रहे हैं? बस इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का जो एप्रिशिएशन है, आप लोग जो कमेंट करते हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई बच्चा कह रहा था यार कि सर आप YouTube पर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एक बात मैं कहूँगा यार, सबसे अच्छा यार ये ऐसे नहीं कहा जाता है। सबसे अच्छा क्या, हर टीचर अपनी पूरी कोशिश करता है समझाने की, और सबसे अच्छा तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे पता ही है, लेकिन हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। अब किसी को समझ में आ जाता है मेरी बात, किसी को मेरी बात नहीं समझ में आती है, किसी को किसी दूसरे इंसान की या किसी दूसरे टीचर की बात समझ में आती है। तो जिसको समझ में आ जाती है, उसको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, मैं अपनी कोशिश करता हूँ पूरी अच्छी पढ़ाने की, लेकिन इसमें अगर आपको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, चलो अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा तीसरा है पीएन संधि डायोड एवं अवक्षय परत। भैया ये मेन टॉपिक है, ध्यान से देखना। तीसरा टॉपिक है हमारा पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड एवं अवक्षय परत। अवक्षय परत के बारे में अक्सर पूछा जाता है, और मैं आपको बहुत आसानी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। एक पी टाइप अर्धचालक होगा, एक एन टाइप अर्धचालक होगा, दोनों को पास में रखिए, जोड़ करके रख दीजिए, बस पीएन संधि डायोड बन गया। जरा समझो यार, मैंने क्या बोला? एक पी टाइप अर्धचालक का टुकड़ा लीजिए, एक एन टाइप अर्धचालक का टुकड़ा लीजिए, दोनों को पास में रख दीजिए जोड़ करके, और बन गया पीएन संधि डायोड। ध्यान से देखो, ये है, इसके दो पार्ट कर देते, एक पी टाइप वाला, एक एन टाइप वाला। ठीक है, ध्यान से देखो, एक ये वाला टुकड़ा है, मान लिया इसने, ये है हमारा पी टाइप अर्धचालक का टुकड़ा। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा है पी टाइप अर्धचालक का टुकड़ा, ये है एन टाइप अर्धचालक का टुकड़ा। अच्छा, पी टाइप अर्धचालक का टुकड़ा और एन टाइप अर्धचालक का टुकड़ा, जहां पर दोनों जुड़े हैं वहां पर पी एन जुड़ने को हम बोलते हैं संधि। तो इस जुड़ने वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पीएन संधि, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं तो पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम? पीएन संधि। ये पीएन संधि है। ठीक है, पीएन जंक्शन आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये जुड़ने वाले पॉइंट को हमने क्या बोल दिया है? पीएन संधि है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, पी टाइप अर्धचालकों में क्या था? पी टाइप अर्धचालकों में कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में थे। क्या थे भैया? कोटर थे बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में। कोटर को मैं ऐसे दिखाता हूं, होल से। ठीक है, इंग्लिश में इनको होल ही बोला जाता है भाई।
तो ये कोटर हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में, बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में कोटर हैं। लेकिन इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। हाँ, कम संख्या में होंगे, लेकिन होंगे तो जरूर ही। इलेक्ट्रॉन भी हैं, वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में है। इधर साइड में अगर हम बात करें तो ये क्या है, एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होते। थोड़ा छोटा कर देते हैं यार, ज्यादा बड़ा हो जाता है, ज्यादा बनाने पड़ेंगे फिर, ठीक है। तो ये हैं इलेक्ट्रॉन हमारे, ठीक है, ये हैं इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में, जो कि है एन टाइप अर्धचालक का टुकड़ा। लेकिन इसमें भी अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में क्या होंगे, कोटर भी थोड़े बहुत होंगे ना, कोटर भी तो होंगे यार, कोटर भी तो होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में। चलो ठीक है। जैसे ही पीएन संधि बनती है, ये पीएन संधि डायोड है। अब पीएन संधि डायोड में होता क्या है, घटना क्या होती है, जैसे पी वाले और एन वाले क्षेत्रों को जैसे ही जोड़ करके रखा जाता है, तो पीएन संधि पर होता क्या है, एक्चुअल में ये है धनावेशित कण, ये क्या है कोटर, ये है धनावेशित, और ये है ऋणावेशित, ये है इलेक्ट्रॉन, ये ऋणावेशित। ये धनावेश ऋणावेश एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और एक दूसरे को मिल करके नष्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, यहां से कोटर इलेक्ट्रॉन और यहां का कोटर एक दूसरे से मिले और खत्म, नाश हो गया, ठीक है, एक दूसरे को नष्ट कर दिए। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला कोटर खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये कोटर खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये कोटर खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये कोटर खत्म हो गया। अच्छा, अब जरा समझो, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा भैया, कहीं अभी जैसे कोई पदार्थ था, अब इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल गया, वहां पर क्या बचेगा, धनावेश। तो यहां से यार इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां पर धनावेश बचा होगा ना, बचा होगा कि नहीं बचा होगा, यहां पर धनावेश बचा होगा, इस साइड में, इस साइड में कहीं ना कहीं धनावेश बचा होगा, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर धनावेश बचता है, समझ रहे हो ना। और जहां से कोटर निकल के गया है, धनावेश निकल के गया है, वहां पर ऋणावेश बचेगा। इसका मतलब है इधर साइड में क्या बच रहा है, ऋणावेश बच रहा है। एक तरफ धनावेश, एक तरफ ऋणावेश, तो होता क्या है कि यहां पर एक दूसरे, एक तरफ जब धनावेश हो, एक तरफ ऋणावेश हो, तो वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो भैया यहां पर संधि के दोनों ओर वैद्युत क्षेत्र बन गया। क्या हुआ, मैंने बताया, जैसे ही संधि बनी, पी टाइप और एन टाइप टुकड़े आपस में पास में आए, इसका कोटर, इसका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिले, नष्ट, मिले, नष्ट, मिले, नष्ट। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन नष्ट हुआ, तो जिधर इलेक्ट्रॉन नष्ट हो रहा था उधर साइड में धनावेश बच रहा था, जिधर का कोटर खत्म हो रहा था उधर साइड में ऋणावेश बच रहा था। बात क्लियर है। अब एक तरफ धनावेश है, एक तरफ ऋणावेश है, तो बन जाएगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है, तो ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है, प्लस से माइनस की ओर। वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, आवेशों पर बल लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर बल वैद्युत क्षेत्र के द्वारा हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, और धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ऋणावेश पर बल विपरीत दिशा में, धनावेश पर बल क्षेत्र की दिशा में। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन अब संधि की ओर आने का प्रयास भी करेगा, तो जरा समझना क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आने का प्रयास करेगा, यहां पर पहुंचेगा, तो इस पर बल लगेगा, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र में आएगा, और बल किस दिशा में, विपरीत दिशा में लगेगा, तो इस दिशा में बल लग जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा। यहां पर कोटर अगर आने का प्रयास भी करेगा यहां पर, तो यहां पर धनावेश होता है कोटर, तो धनावेश पर बल दिशा में लगता है, तो इस दिशा में बल लगेगा, ये फिर वापस हो जाएगा। इसका मतलब अब यहां पर ये वाला कोटर इधर नहीं जा पा रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन बेचारे इधर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर वैद्युत क्षेत्र बन चुका है जो इन पर बल लगा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण यहां पर क्या हुआ है, यहां पर संधि, ये संधि है, संधि के दोनों ओर एक परत बन गई है, और इस परत में कोई भी बहुसंख्यक आवेश वाहक नहीं है। जरा ध्यान से देखो, यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन बचे हैं, नहीं, यहां पर क्या कोटर है, नहीं है। अब देखो, यहां पर बहुसंख्यक आवेश वाहक है, इधर बहुसंख्यक आवेश वाहक है, इस जगह में कहीं पर बहुसंख्यक आवेश वाहक नहीं है, और इसी जगह को या इसी परत को क्या बोलते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है अवक्षय परत क्या होती है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं, तो कह देना, पीएन संधि के समीप दोनों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें कोई बहुसंख्यक आवेश वाहक नहीं होते हैं। संधि के दोनों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई बहुसंख्यक आवेश वाहक नहीं होते हैं वह अवक्षय परत कहलाती है। वही क्षेत्र क्या कहलाता है? अवक्षय परत कहलाता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अवक्षय परत क्या होती है, और ये पीएन संधि डायोड मैंने आपको बना के दिखाया है, और आपको मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी कि पीएन संधि डायोड क्या है। बस पी टाइप और एन टाइप टुकड़े हैं, आपस में जोड़ दिए, पीएन संधि डायोड बन गया है। और जैसे ही पी टाइप और एन टाइप जोड़े जाते हैं, क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं, बढ़ते हैं नष्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर तो एन टाइप में, एन क्षेत्र में क्या हो जाता है? धनावेश बढ़ जाता है। पी क्षेत्र में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। इन वैद्युत क्षेत्र के कारण कोई भी बहुसंख्यक आवेश वाहक फिर संधि के पास नहीं आ पाता है। तो संधि के पास दोनों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां पर कोई भी बहुसंख्यक आवेश वाहक नहीं होता है। इस क्षेत्र को ही हम अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? समझ गए हैं मेरे ख्याल से? तो अगर समझ गए हैं भैया तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने जो लिखा है वो लिख सकते हैं। अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगला टॉपिक हमारा जो है वो है अग्र अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड। ओके, तो यहीं पर हम यार ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में क्या लिखेंगे? पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत फिर पश्च अभिनत। ओके, कर देते हैं यार। अग्र अभिनत संधि डायोड अग्र अभिनत। यार अग्र अभिनत को अग्रदिशिक भी कहते हैं। ठीक है, अग्रदिशिक बोले या अग्र अभिनत बोले तो बात एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, इंग्लिश बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, तो यहां पर अग्र अभिनत मतलब हमें बायसिंग करनी, इसमें बैटरी जोड़नी है। बैटरी दो तरीके से जोड़ सकते हो यार। कैसे? दो तरीके से। दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला। अगर यहां पर मैं बैटरी लूं, ठीक है, ध्यान से देखो, ये बैटरी लिया, बैटरी वाला प्लस वाला जो टर्मिनल है वो जा करके पी क्षेत्र से जोड़ दूं मैं। किससे? पी क्षेत्र से जोड़ दूं। और जो माइनस वाला जो टर्मिनल है वो जा करके मैं एन क्षेत्र से जोड़ दूं, एन क्षेत्र से जोड़ दूं। ठीक है, तो भैया बैटरी का प्लस टर्मिनल पी वाले से, नेगेटिव वाला टर्मिनल एन क्षेत्र से, तो पी पॉजिटिव एन नेगेटिव। ठीक है, अगर ऐसे जोड़ते हैं, इस तरह से बैटरी लगाते हैं, तो इस तरह से बैटरी लगाने पर ये पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक या अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड कहा जाएगा। तो अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड क्या है? जब पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के प्लस टर्मिनल से तथा एन क्षेत्र बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, हलवा है। अच्छा, इस कंडीशन जैसे जोड़ा जाता है तो होता क्या है यार? जैसे ही हम जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा प्लस, यहां पर आएगा माइनस, प्लस और माइनस तो बन जाएगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र जब बनेगा, अब जरा ध्यान से देखना, वैद्युत क्षेत्र बनेगा। अब ये वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये है और इसका जो वैद्युत क्षेत्र था वो इस डायरेक्शन में था। अब ये दोनों वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक दूसरे का विरोध करेंगे। ठीक है, मान लिया कि ये वाला जो वैद्युत क्षेत्र था यहां पर जो मैंने दिखाया है, इस वाले वैद्युत क्षेत्र को मैंने EI लिख दिया। EI इंटरनल है और ये वाला जो है केवल E लिख दिया। अगर मैं कह दूं कि EI का जो वैल्यू था वो 5 वोल्ट प्रति मीटर, एग्जांपल ले लिया यार, 5 वोल्ट प्रति मीटर था। ठीक है, और ये जो E हमने दिया है वो यार 3 वोल्ट प्रति मीटर लगाया है। ये जो E है, मान लिया इसके सिरों पर विभवांतर लगा है, वो 3 वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर लग रहा है। E का वैल्यू है 3 वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका मतलब है इन दोनों का जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा विपरीत दिशा में तो घट करके 2 वोल्ट प्रति मीटर रह जाएगा। तो अभी जो 5 वोल्ट प्रति मीटर था EI का वैल्यू, अब जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो 2 वोल्ट प्रति मीटर रह जाएगा। एक दूसरे को घटा देंगे क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो अभी यहाँ पर जो 5 वोल्ट प्रति मीटर था वो 2 वोल्ट प्रति मीटर रहेगा, और 2 वोल्ट मीटर प्रति मीटर रहने पर इसका मतलब है यहां पर बल कम लगेगा और ये अवक्षय परत पतली हो जाएगी। अगर मैं E का वैल्यू 4 कर दूं तो ये भैया 1 वोल्ट प्रति मीटर रह जाएगा। तो इसका मतलब है अवक्षय परत और पतली हो जाएगी। और फिर मैं 5 वोल्ट प्रति मीटर कर दूं तो और ये पतली होकर के लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहां पर इनके बीच में फिर वैद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा, इस और इस क्षेत्र के बीच में अवक्षय परत समाप्त।
इसके आगे जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे, जैसे आपने 6 वोल्टेज कर दिया यहाँ पर, और जैसे ही आप 6 वोल्टेज करोगे तब इसमें धारा बहना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले तो धारा नहीं बह पाएगी। जरा समझो मैंने क्या बोला है भैया, मैंने बोला है कि आपने 3 वोल्ट प्रति मीटर किया था, तो यहां पर 2 का भी गैप बचा था, तो अभी इलेक्ट्रॉन और कोटर जा नहीं पा रहे थे। हाँ, संधि के समीप आ गए लेकिन अब भी पार नहीं कर पाए थे। जैसे आपने यहां पर 4 वोल्ट प्रति मीटर लगाया ये वैद्युत क्षेत्र, तो 5 ये था, 4 ये था, कम हुआ, 1 बचा, लेकिन 1 बचा तो है, अभी इलेक्ट्रॉन और कोटर पार नहीं हो पाएंगे। जैसे ही आप 5 कर दोगे तो अब ये संधि खत्म हो जाए, अवक्षय परत यहां पर खत्म हो जाएगी। इसके बाद में जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे, 6 वोल्ट प्रति मीटर कर दोगे, तो अब ये वाला वोल्टेज काम करेगा और अब इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू होगी। ठीक है, शुरुआत में ही धारा नहीं प्रवाहित होगी, कुछ आगे चल करके फिर धारा प्रवाहित होना शुरू होती है। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना यार। इस तरह से अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहां पर 0.1 ऐसे यार हल्का वोल्टेज होता है, 0.1 कर देते हैं, ठीक है, 0.1, 0.2 ऐसे, 0.3, 0.3, 0.4 ऐसे, 0.5, ठीक है। तो यहां पर 0 पर तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे और जैसे ये अवक्षय परत खत्म होगी, उसके बाद में जब ये वोल्टेज बढ़ेगा, मैं ग्राफ दिखा देता हूं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाया, धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही अचानक अवक्षय परत खत्म हो गई और जैसे ही अवक्षय परत खत्म हो जाएगी तो धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये धारा का आप ग्राफ देखोगे जब पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होगी तब, ठीक है। अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पीएन संधि डायोड जब अग्रदिशिक होता है तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, घटती है, और धारा का मान अचानक फिर बढ़ता है। मतलब पीएन संधि डायोड जब अग्रदिशिक होती है तो धारा आराम से परिपथ में प्रवाहित हो पाती है। हल्के वोल्टेज पर ही अवक्षय परत आसानी से खत्म हो जाती है और परिपथ में धारा प्रवाहित होती है जब पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होता है। ये याद रखना, जब पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। बात क्लियर है। इसके बाद में दूसरा है पीएन संधि डायोड पश्च दिशिक या उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड क्या है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। उत्क्रम अभिनत पीएन संधि डायोड का मतलब है भैया, अब की बार क्या करना है कि इधर साइड में कनेक्शन उल्टा कर देना है। मतलब पी वाले क्षेत्र को निगेटिव से, एन वाले क्षेत्र को पॉजिटिव से, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, यहां पर भैया पॉजिटिव, यहां पर यार यहां पर यार निगेटिव और इधर साइड में पॉजिटिव। अब जब प्लस ये माइनस ये, तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अब ये वाला वैद्युत क्षेत्र और ये वाला वैद्युत क्षेत्र, समझ रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, और इनका पावर बढ़ जाएगा। इसका मतलब है ई आई मान लिया अभी 5 वोल्ट प्रति मीटर थी और ई हमने 3 वोल्ट प्रति मीटर लगा दिया, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो आपका 5 3 8 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। अवक्षय परत अभी जितनी थी उससे और थोड़ा बढ़ जाएगी, और जब अवक्षय परत बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन और कोटरों को पार करने में और दिक्कत होगी। इसका मतलब है इसमें अब की बार धारा प्रवाहित नहीं होगी। बात क्लियर है। तो जब अवक्षय परत क्या होती है, क्या यहां पर लिखा नहीं यार मैंने, उत्क्रम अभिनत होती है तो पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाहित नहीं होती है। हाँ, एक कंडीशन होती है जब धारा प्रवाहित होती है, अगर मैं ये पश्च वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ा दूं, और जब अगर हम पृष्ठ वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं तो संधि के समीप सहसंयोजी बंध टूटने लगते हैं, और सहसंयोजी बंध जब टूटने लगते हैं तो अचानक धारा का मान बढ़ जाता है। वो घटना एवेलांस भंजन कहलाती है, जो बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। एवेलांस भंजन अगर आपसे पूछ दिया जाए, मैंने हल्का आपको बता दिया है कि जब पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत होता है और पश्च वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि संधि के समीप सहसंयोजी बंध टूटने लगते हैं और परिपथ में धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, एवेलांस भंजन कहते हैं। बात क्लियर है, एवेलांस भंजन कहते हैं। ओके, चलो, तो मेरे ख्याल से ये
आपने समझ लिया होगा उत्क्रम अभिनत क्या होता है, पीएन संधि डायोड, और अग्र अभिनत क्या होता है। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत चाहें तो अपने बना करके लिख ही लेंगे, मुझे ऐसी आशा है आप लोगों से, टेंशन नहीं लेना भैया। अगला टॉपिक हम तैयार करवाते हैं आपका। अगला टॉपिक है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। भैया पीएन संधि डायोड किस रूप में, अभी हमने क्या बताया है, अभी अग्र अभिनत तो पश्चिम अभिनत हो गया ना, उत्क्रम अभिनत, हाँ ओके। हाँ अब हम लोग देखेंगे पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। यार एक्चुअल में भागवत पास में हो रही है तो इस वजह से हो सकता है कि वो नॉइस आपको आ रही हो, टेंशन नहीं लेना यार। थोड़ा सा आप मतलब रात ही में मुझे समय लगता है और उधर भागवत भी होती है तो मैं इसी समय शूट कर पाता हूँ। मुझे उम्मीद है क्योंकि यार एग्जाम आप लोगों के करीब है इसलिए मुझे करना पड़ता है यार इस समय पर, क्या करें हम, ठीक है। अगर एग्जाम ना होता तो मैं हो सकता था मैं वीडियो नहीं शूट करता आज, जैसे मान लिया ना करता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एग्जाम्स हैं, आपकी तैयारी करवानी है, हमें आपको लगातार वीडियोस देने, इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ। थोड़ी बहुत अगर नॉइज आती है तो यार समझ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूँ। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, या अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। पहली बात तो ये समझो यार दृष्टिकारी होता क्या है, फिर अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होगा। पीएन संधि डायोड अभी हमने आपको पढ़ाया है, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत होता है तो धारा प्रवाहित होती है, पश्च अभिनत होता है, उत्क्रम अभिनत होता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये भी मैंने आपको बताया है। अब जरा समझो यार, पीएन संधि डायोड को हम बार बार इतना बड़ा तो बनाएंगे नहीं, पीएन संधि डायोड का एक छोटा सा एक प्रतीक बना लिया गया है। पीएन संधि डायोड का प्रतीक क्या होता है मैं आपको बना करके दिखा देता हूं भैया। पीएन संधि डायोड का प्रतीक इस प्रकार से होता है, एक ट्रायंगल और ये एक लाइन। ये ट्रायंगल जो है वो पी क्षेत्र को व्यक्त करता है, ये जो लाइन है वो एन क्षेत्र को व्यक्त करती है, तो ये होता है पीएन संधि डायोड का प्रतीक, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, पीएन संधि डायोड जब भी आप बात करेंगे तो इस प्रकार का आप प्रतीक बना लेंगे, ठीक है। यहीं पर हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। अब समझो भैया तरंग दृष्टिकरण क्या होता है। दृष्टिकरण मतलब क्या होता है, हमें मालूम है प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो, प्रत्यावर्ती धारा है वो इस प्रकार की होती है, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब वो दोनों दिशाओं में चलती है। अगर किसी एक ये तार है, किसी क्षण इसमें धारा इस दिशा में बह रही होगी तो दूसरे क्षण इस दिशा में, तो डायरेक्शन उसका लगातार बदलता रहता है। किसका, प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, उसका वोल्टेज मतलब उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। इसी प्रकार ये दिशा लगातार कैसे बदल रही है, ध्यान से देखो, एक बार इस दिशा में, दूसरी बार नीचे वाली दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, ठीक है। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कंटिन्यूसली लगातार डायरेक्शन चेंज होता रहता है। हम क्या करना चाहते हैं, दृष्टिकरण। दृष्टिकरण मतलब एक ही दिशा में रहे, दृष्टिकरण मतलब एक ही दिशा में रहे, अर्थात ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो एसी वोल्टेज होता है, अल्टरनेट करंट से बोलते हैं। और दिष्ट धारा आप जानते होंगे, दिष्ट धारा क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन बदलती नहीं है, एक ही दिशा में अगर प्रवाहित हो वो दिष्ट धारा कही जाती है। तो ये तो दिष्टकारी होता है। दिष्टकारी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला जो यंत्र होता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली जो मशीन होती है, जो डिवाइस होती है, उसी को हम दिष्टकारी कहते हैं। तो दिष्टकारी के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे पीएन संधि डायोड को। पीएन संधि डायोड दृष्टिकरण कैसे करता है, प्रत्यावर्ती परिपथ को एक ही दिशा में कैसे रख पाता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। बात क्लियर है? ओके, तो अर्ध तरंग दृष्टिकरण करेंगे पहले और फिर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ऐसे कैसे इस्तेमाल करते हैं जरा ध्यान से देखिए। परिपथ आरेख बना करके अक्सर आपसे पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। प्रत्यावर्ती पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, ट्रांसफार्मर की एक कॉइल जिसके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। यह है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। लिख देता हूं यहां पे यार, ये क्या है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली है। यहां पर हम क्रोड मान लेते हैं, यहां पर मतलब ऐसे ही बिल्कुल ट्रांसफार्मर आप बनाएंगे नहीं, यहां पे ऐसे ही बना देते हैं शॉर्ट में। मान लिया ये ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली, इधर दूसरी कुंडली होगी, बीच में एक क्रोड है, एग्जाम्पल ऐसे मान लो यार, ठीक है। यहां पर भाई दूसरी कुंडली लगा दिया है ट्रांसफार्मर की
दूसरी कुंडली, और यहां पर आगे चल करके एक हमने क्या लगा दिया है, ये क्या है पहचान गए ना, ये है पीएन संधि डायोड, ये है अपना डायोड, ठीक है। और इस डायोड को क्या करते हैं, डायोड के एन क्षेत्र को एक तार से एक लोड प्रतिरोध RL से जोड़ देते हैं, ठीक है, ओके। इस द्वितीयक कुंडली का जो एक सिरा है S1 कर देते हैं, सेकेंडरी कॉइल है S2 कर देते हैं, ये दो सिरे हैं इसके, ठीक है। द्वितीयक कुंडली का जो पहला सिरा है वो डायोड के P क्षेत्र से जोड़ देते हैं, और दूसरा सिरा एक लोड प्रतिरोध ये जो RL है इससे जोड़कर डायोड के N क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है। बात क्लियर है। यहां पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा, निर्गत वोल्टेज, और ये निर्गत वोल्टेज जो होगा वो दिष्ट वोल्टेज होगा, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखते हैं, निर्गत निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, हमने जो निवेशी वोल्टेज दिया है वो किस प्रकार का दिया है, प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती मतलब इस प्रकार का, इस प्रकार का ही दिया है। अब निर्गत ये है निवेशी, ये निवेशी वोल्टेज है भैया, निवेशी वोल्टेज। यहां पर हम निर्गत प्राप्त करना चाहते हैं, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से यहां पर, अभी तो यहां पर हम निर्गत प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। इसके सामने यहां पर ऐसे ऐसे बना देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने ये वाला वोल्टेज दिया, मान लिया ये वाला सिरा प्लस का था और ये वाला सिरा माइनस का था। प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है तो लगातार अपनी ध्रुवता बदलता है, कभी प्लस होगा, कभी इधर प्लस होगा तो कभी इधर प्लस होगा, कभी इधर माइनस होगा तो कभी इधर माइनस होगा, यही तो होता है। मान लिया किसी क्षण ये वाला सिरा प्लस था और ये वाला सिरा माइनस था। एग्जाम्पल मान लिया कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का निवेशी वोल्टेज था, इसका ये वाला सिरा प्लस है, ये वाला सिरा माइनस है। ये वाला सिरा प्लस है तो ये हो गया प्लस, P क्षेत्र प्लस से जुड़ा है और N क्षेत्र ये माइनस से जुड़ा है, तो ये अग्रदिशिक पीएन संधि डायोड होगा कि नहीं होगा। पीएन संधि डायोड कैसा होगा, अगर ये प्लस हो ये माइनस हो तो ये पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होगा, और पीएन संधि डायोड अगर अग्रदिशिक है तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, और लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर आपको आउटपुट मिलेगा इस प्रकार से, जैसे ये हमने वोल्टेज दिया और ये वोल्टेज आपको मिल गया, ठीक है। जो आपने दिया वो मिला भी आपको, यहां पर निर्गत मिला। लेकिन अगले क्षण क्या हुआ, यहां पर निगेटिव हो गया ये वाला और ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगातार अपनी ध्रुवता बदलता रहता है, ठीक है, दिशा बदलता रहता है। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। जैसे ही ये माइनस हो गया तो प्लस P वाला माइनस से और N वाला प्लस से जुड़ा, तो ये अब हो गया उत्क्रम अभिन्नत पीएन संधि डायोड। और जैसे ही उत्क्रम अभिन्नत पीएन संधि डायोड होगा तो परिपथ में धारा तो बहेगी ही नहीं। तो इसका मतलब है इस वाले टर्म में ये वाला जो वोल्टेज हमने दिया है, इसका विपरीत वाला वोल्टेज जो हमने दिया, तो यहां पर परिपथ में धारा बही ही नहीं, और जब परिपथ में धारा नहीं बही तो आगे ऐसे चल गए, जीरो रही। अगला, जैसे ही हमने ये वाला वोल्टेज दिया, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, फिर ये अग्र अभिन्नत हो गया, और फिर अग्र अभिन्नत हो गया तो फिर धारा मिल गई, ये मिल गई। फिर ये वाली जो हमने नीचे वाली धारा दी, जैसे ये प्लस और ये माइनस हो गई, उत्क्रम अभिन्नत हो गया तो भैया फिर धारा नहीं मिली। फिर ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, अग्र अभिन्नत हो गया, फिर धारा मिल गई। फिर ये माइनस हुआ, फिर ये प्लस हुआ, उत्क्रम अभिन्नत हो गया, फिर धारा नहीं मिली, फिर धारा मिली, ऐसे ही कंटिन्यूसली चलेगा। तो अब देख रहे हैं हमें जो वोल्टेज मिल रहा है केवल एक ही दिशा वाला मिल रहा है, दूसरी दिशा का वोल्टेज नहीं मिल रहा है, अर्थात ये धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं ये धारा है दिष्ट धारा, और दिष्ट धारा का प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में हमने बदल लिया है। लेकिन ये दिष्टीकरण हुआ तो है, किसने किया है, पीएन संधि डायोड, लेकिन आधी तरंगों का ही किया है। देखो ये इधर छोड़ दिया, फिर इधर किया, इधर छोड़ दिया, इधर किया, इसका नहीं दिया आउटपुट, तो इनका आउटपुट आपको मिल ही नहीं रहा है, इनका आउटपुट केवल मिल रहा है। इसका मतलब है आधी तरंगों का ही दिष्टीकरण हो पा रहा है पीएन संधि डायोड से। तो पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टिकारी के रूप में कैसे व्यवहार कर रहा है मैंने आपको दिखाया है, ये परिपथ बना करके, और ये निवेशी और ये निर्गत वोल्टेज आपको दिखा करके। निर्गत वोल्टेज दिष्टिकारी है क्योंकि एक ही दिशा में है, निवेशी वाला दोनों दिशाओं में था।
ठीक है। तो इसके बारे में आप जितना भी बना करके लिख सकते हैं कि जैसे वोल्टेज दिया जाता है, फिर एक पर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये अग्रदिशिक होता है, वोल्टेज मिलता है, फिर अगले क्षण ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, तो अगर मतलब ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, तो फिर उत्क्रम अभिनत हो जाता है, फिर अगले क्षण ये वोल्टेज नहीं मिलता है, निर्गत वोल्टेज नहीं प्राप्त होता है, फिर अगले क्षण ये हो जाता है। मतलब ये कहानी आप अपनी बना करके लिख सकते हो थोड़ा बहुत, और आप इसमें अच्छे से कर पाओगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? चलो, अगर ये समझ में आ गया है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे व्यवहार करते हैं, तो भैया अब हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में भी कैसे व्यवहार करते हैं बताते हैं आपको। तो यहीं पर मैं लिख रहा हूं, छठा टॉपिक आपका है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, यही पूरा सेटअप होता है। एक डायोड ये है और दूसरा डायोड यार इधर साइड में ये लगा लिया जाता है। यहां पर भी इसमें एक डायोड लगा दिया जाता है। इस डायोड का नाम दे दिया D1 और इस डायोड का नाम दे दिया मैंने D2, दे दिया भाई D2। तो D1 और D2 दो डायोड ले लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, निर्गत यहां पर नहीं प्राप्त करेंगे। अब निर्गत क्या करेंगे, इन दोनों तारों को जोड़ देंगे और इनसे एक कनेक्शन लाएंगे यहां पर, ठीक है। यहां पर हम निर्गत प्राप्त करेंगे आज, यहां पे निर्गत प्राप्त होगा। थोड़ा और आगे बढ़ा करके आपको समझाने के लिए कर लेते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पर आपका निर्गत प्राप्त होगा, ये है निर्गत RL, लोड प्रतिरोध RL। बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, ये तो था अपना निवेशी वाला था। अब इसको ग्राफ को मिटाते नहीं, आप इसे समझा देंगे, ठीक है। ये पूरा सेटअप वैसे ही कर लिया, बस दो डायोड हैं D1 D2 और ये एक S1 के सिरों पर, एक S2 के सिरों पर लगाया गया है दो तरफ से, ठीक है। अब होता क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, कभी ये प्लस और ये माइनस। मान लिया ये प्लस था, ये माइनस था, तो प्लस और माइनस होगा तो अग्र अभिनत होगा। कौन वाला? ये वाला अग्र अभिनत। लेकिन ये माइनस है और ये तो P वाला क्षेत्र है, तो ये है पश्च अभिनत। ये P वाला क्षेत्र प्लस से जुड़ा है, इसका मतलब ये अग्र अभिनत। ये P वाला क्षेत्र माइनस से जुड़ा है, ये है उत्क्रम अभिनत। तो ये अग्र अभिनत, ये उत्क्रम अभिनत। मतलब इस वाले डायोड से तो धारा प्रवाहित होगी ही होगी, इस तरह से धारा प्रवाहित होगी, और लोड प्रतिरोध RL में धारा इधर ही से आएगी। तो डायरेक्शन क्या है, यही है धारा का ना, ये धारा का डायरेक्शन है। लोड प्रतिरोध RL में धारा इधर से आई है ना, इधर से तो नहीं आई, इधर से आई है। इसका मतलब है जिस दिशा में हमने वोल्टेज दिया उसी दिशा में हमें मिल गया भैया वोल्टेज। क्या मिल गया हमें? वोल्टेज निर्गत मिल गया, ठीक है। अगेन जैसे ही ये माइनस होगा और ये प्लस होगा तो भैया ये अग्र अभिनत हो जाएगा और ये उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। डायोड D2 अग्र अभिनत, D1 उत्क्रम अभिनत हो गया। D2 जब अग्र अभिनत हो गया तो इससे अब की बार धारा प्रवाहित होगी और इससे प्रवाहित नहीं होगी, इससे नहीं होगी प्रवाहित, इससे धारा प्रवाहित होगी और आगे बढ़ेगी। लोड प्रतिरोध RL में फिर इधर ही से धारा आएगी। धारा का डायरेक्शन क्या? इधर ही से। क्या लोड प्रतिरोध RL में धारा का डायरेक्शन बदल गया? नहीं, यहां पर जो धारा आ रही है वो इसी डायरेक्शन में आ रही है। एक बार इधर इसकी आई है, एक बार इसकी आई है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है। मतलब इसका वाला भी ये डायरेक्शन था और इसकी जब धारा आई तब भी तो उसी डायरेक्शन में आई है। मतलब डायरेक्शन नहीं बदला है, मतलब आउटपुट आपका डायरेक्शन नहीं बदला है। मैंने ऐसे बना दिया तो इस वाले का भी आपको आंसर मिल गया, मतलब आउटपुट मिला। अगेन फिर ये प्लस और ये माइनस, तो फिर ये अग्रदिशिक, ये उत्क्रम अभिनत, तो भैया फिर आउटपुट मिलेगा, फिर उसी दिशा में मिलेगा। फिर ये प्लस का, फिर ये माइनस का, तो फिर ये अग्र अभिनत, ये उत्क्रम अभिनत, इससे धारा मिलेगी फिर उसी डायरेक्शन में। डायरेक्शन तो बदलेगा नहीं, यहाँ पर आने वाली धारा बार बार इसी डायरेक्शन में आएगी। तो इसका मतलब है हमें अब एक बार इससे धारा मिलेगी, एक बार इससे धारा मिलेगी। दोनों तरंगों का अब आधी तरंगों का दृष्टिकरण नहीं, इसका भी दृष्टिकरण हो रहा है, इसका भी, और दोनों एक ही दिशा में मिल जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरंगों का दृष्टिकरण कर रहा है। इस प्रकार जो डायोड है, पीएन संधि डायोड
दो इस्तेमाल करते हैं और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में ये व्यवहार करने लगते हैं। तो पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए दो डायोडों का उपयोग करना पड़ता है। एक डायोड का उपयोग करोगे तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी का व्यवहार करेगा, दो डायोडों का इस्तेमाल करोगे तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का उपयोग करेगा। और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये बातें पूरी समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आपका प्रकाश उत्सर्जक सेल। ओके, तो अगला टॉपिक प्रकाश उत्सर्जक सेल के बारे में हम लोग जानते हैं और उसके बाद में इस क्लास को ओवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर कहूँगा भाई कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अभी कर लो, अभी कर लो। अपने छोटे दोस्तों को बता दो, अपने जो जूनियर हैं आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले बच्चे, वो अगले साल इंटर में आएंगे, उनको भी बता दो। फर्स्ट ईयर में जो पढ़ रहे हैं, जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको बता दो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स यहाँ पर पढ़ें, मैथ पढ़ें और मैथ पढ़ें, साथ ही साथ में फिजिक्स पढ़ें। मैं पूरा का पूरा लेक्चर, मैंने पूरी फिजिक्स अपलोड करके रखी हुई है और आपके लिए तो बेनिफिशियल है। ये सीरीज चला रहे हैं आप लोगों के लिए, बोर्ड एग्जाम स्पेशल ये सीरीज चल रही है भैया, आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अगला टॉपिक है आपका प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ओके, सो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं LED, मतलब शॉर्ट में इंग्लिश में बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड या फिर LED इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये होता क्या है यार, दुनिया जानती है इसके बारे में। ठीक है, LED क्या है? LED एक्चुअल में एक है पीएन संधि डायोड ही, मूल रूप से ये पीएन संधि डायोड ही है, लेकिन एक ऐसी युक्ति है जो बायसिंग बैटरी की जो विद्युतीय ऊर्जा होती है उसको प्रकाश ऊर्जा में या विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है LED? LED एक ऐसी युक्ति है जो बायसिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में बदलती है। ये क्या करती है मैं यहाँ पे बता देता हूं भैया। ये विद्युतीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा किसकी? बायसिंग बैटरी की। बैटरी इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो बायसिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा को कन्वर्ट करती है विकिरण ऊर्जा के रूप में, विकिरण ऊर्जा के रूप में, मतलब फोटानों का उत्सर्जन करती है, प्रकाश भी उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है विद्युतीय ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? LED करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए LED क्या है तो लिखेंगे LED एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक अर्धचालक युक्ति है जो बायसिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में बदलती है या परिवर्तित करती है। बात क्लियर है? इतना आपको लिखना है सबसे पहले। उसके बाद में एक ग्राफ जैसा बनाना है, मतलब इसका एक परिपथ आरेख बनाना है। तो इसका परिपथ आरेख कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपको इस तरह से पीएन संधि डायोड बनाना है। एक्चुअल में ये होता पीएन संधि डायोड ही है, उसमें और कुछ नहीं है, पीएन संधि डायोड ही है। और इसको इस तरह से बना करके यहां पर इसको अग्रदिशिक रखा जाता है। कैसा? अग्रदिशिक रखने के लिए यहां पर आप बैटरी जोड़ सकते हैं। बैटरी प्लस वाला टर्मिनल नीचे, ठीक है, इस तरह से, ये माइनस ये प्लस ये, और यहां पर एक प्रतिरोध लगा देंगे जिसे बोलते धारा सीमक। ये धारा को नियंत्रित करता है, पर्याप्त धारा ही जाने देता है, अधिक धारा नहीं जाने देता इसके भीतर। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे बैटरी हो गई है, बैटरी है, ये हमारा धारा सीमक है, ये LED है, सॉरी ये क्या है? एक पीएन संधि डायोड है। अब होता क्या है, इसमें घटना क्या होती है मैं ये आपको बताता हूं। एक्चुअल में LED में होता क्या है, जैसे समझो यहां पर अभी मैंने आपको पीएन संधि डायोड को समझाया था। ये पीएन संधि डायोड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कोटर हैं, बहुत सारे कोटर हैं। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन हैं। यार इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पीएन संधि बन वो अवक्षय परत बन जाती है। यार क्या बवाल बन जाता है, ठीक है। ये अवक्षय परत बन गई है। अवक्षय परत में कोई भी बहुसंख्यक आवेश वाहक नहीं है। इसको हम अग्रदिशिक रखे हुए हैं, अग्रदिशिक वोल्टेज हमने इसको दिया हुआ है,
बात क्लियर है? अग्रदिशिक वोल्टेज हमने इसको दिया हुआ है। अब होता क्या है, जैसे ही हम ये वोल्टेज देते हैं ना, तो यहां पर ये जो कोटर है ना यार, ये इलेक्ट्रॉन ने इतना वोल्टेज दे दिया, मतलब भर का इनको वोल्टेज दिया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार करके इधर आ जाता है और ये जो कोटर है ये पार करके इधर आ जाते हैं और ये अवक्षय परत तो कम हो ही जाती है, तो लगभग खत्म ही हो जाती है। याद रखना ये अवक्षय परत यहां पर खत्म हो चुकी होती है, ठीक है, अवक्षय परत यहां पर खत्म हो चुकी होती है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं और यहां पर जो कोटर हैं वो कोटर यहां पर आ जाते हैं, यहां से हटके सारे इधर आ गए और ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन हटके इधर आ गए। ऐसी घटना हुई, मतलब इसके और इसको आर पार कर गए और जैसे ये आर पार कर जाते हैं तो यहां पर अभी क्या पहले से इलेक्ट्रॉन थे? हाँ थे, बहुत कम संख्या में थे, बहुत कम संख्या में थे अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के रूप में। यहां पर भी कोटर थे अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के रूप में, लेकिन अब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, मतलब इसमें पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बढ़ गई और एन क्षेत्र में कोटरों की सांद्रता बढ़ गई। मतलब जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक हैं पी क्षेत्र में वो पहले जितनी नॉर्मल स्थिति में थे उससे ज्यादा हो गए हैं। एन क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक थे कोटर, वो पहले जितने थे उससे कहीं ज्यादा हो गए हैं। तो संधि के समीप दोनों ओर अल्पसंख्यक वाहकों की सांद्रता बढ़ जाती है और ये जैसे ही सांद्रता बढ़ती है तो ये साम्य स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, पुरानी अपनी स्थिति में लौटना चाहते हैं। तो जैसे ये पुरानी स्थिति में लौटना चाहते हैं तो करते क्या हैं, ये जो कोटर हैं ये अपने बहुसंख्यक आवेशवाहक, जैसे यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, ये अपने बहुसंख्यक आवेशवाहकों से मिलना शुरू हो जाते हैं। ये जो कोटर है इनके अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर इलेक्ट्रॉन आपस में मिलने लगे और यहाँ पर कोटर इलेक्ट्रॉन आपस में मिलने लगे, तो ये एक दूसरे के बहुसंख्यक आवेशवाहकों से मिलना शुरू कर देते हैं और बहुसंख्यक आवेशवाहकों से मिलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ये मिलते हैं तो वहाँ एनर्जी निकलती, ऊर्जा निकलती है, फोटॉन, और वही ऊर्जा से फोटॉन बनकर के उत्सर्जित होता है जो हमें विकिरण के रूप में प्राप्त हो जाता है या फिर ऊर्जा के रूप में या प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो एक्चुअल में ये याद रखना, जब भी हम पीएन संधि डायोड को अग्रदिशिक वोल्टेज देते हैं, ठीक है, एलईडी में क्या लिखना है, जब एलईडी को अग्रदिशिक वोल्टेज दिया जाता है तो पीएन संधि डायोड के संधि के समीप अल्पसंख्यक वाहकों की सांद्रता बढ़ जाती है। पुनः यह अपनी साम्य स्थिति प्राप्त करने के लिए बहुसंख्यक आवेशवाहकों से संयोजित होने लगते हैं, जिससे कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है जो हमें विकिरण के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमें ऊर्जा निकलती हुई यहाँ से दिखा देना है कि यहाँ से जो ऊर्जा है एच न्यू, मतलब ये फोटॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और ये ऊर्जा निकल रही है। तो ये परिपथ आरेख आपको बना करके दिखा देना है और जो भी मैंने कहानी बताई है, आपको समझाई है, उसको आपको थोड़ा बहुत लिख देना है और इसके बाद में कहानी खत्म है। एलईडी आपको समझ में आ गई होगी और इसके बाद में हम लोग फोटो डायोड भी पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन ना लेना। उसके बाद में अभी लॉजिक गेट भी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी जो पढ़ने बाकी है, तो इसलिए मैंने पार्ट 2 भी इसका बनाऊंगा मैं अगले वाले दिन। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं भैया, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसलिए भैया सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, वीडियो शेयर करके जरूर जाइएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो और क्या करना है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना एक प्यारा सा, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले पार्ट के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय और अपनी पढ़ाई करते रहिए।